डेट आज 24 जून 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स 2022। 2022 के लिए ये इंडेक्स जारी की है। कौन जारी करता है और इसमें क्या काम होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, बस दो बातें जाननी है। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। यूज किया जा सकता है इसका एग्जाम्पल। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, ये मंत्रालय है जो, ये मिनिस्ट्री, ये इसने इसको लॉन्च किया है। ये जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है, ग्रीवेंस का मतलब है दुख या कोई परेशानी, रिड्रेसल का मतलब निवारण करना उसका, यानी कि परेशानी को ठीक करना। असेसमेंट मतलब मूल्यांकन, यानी कि जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ या डिपार्टमेंट, उन्होंने लोगों के जो ग्रीवेंसेस थे उनको किस तरह से रिड्रेसल किया, उसका असेसमेंट किया जाता है इस इंडेक्स में। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस है, इसने डिज़ाइन किया है ये कंसेप्ट इस इंडेक्स का। तो टारगेट इसका हम समझ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑर्गेनाइजेशन वाइज जो भी मान लो कोई संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ये देखती है कि उन्होंने लोगों के लिए उनकी जो परेशानी है उनका निपटारा कैसे किया। 89 जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ हैं या डिपार्टमेंट हैं उनको असेसमेंट किया जाता है इसके थ्रू, और इसमें कुछ पैरामीटर हैं जिनके बेस पे किया जाता है। ये एफिशिएंसी है, देखी जाती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में या डिपार्टमेंट में या मिनिस्ट्रीज़ में कार्य दक्षता कैसी है, किस एफिशिएंसी से काम हो रहा है। फीडबैक लिया जाता है, डोमेन चेक किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट क्या है ये देखा जाता है, और इस तरह के ही 12 इंडिकेटर हैं जिनके आधार पे ये असेसमेंट किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है कि उन्होंने ग्रीवेंस रिड्रेसल कितना किया है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है जीरा कल्टीवेशन। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए मेंस में भी इम्पोर्टेंट है। देखो जीरा के जो प्राइस हैं वो रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, इस वजह से ये रिसेंटली न्यूज़ में आया है। तो जीरा के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए उगाने के लिए और कहाँ पे होता है और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन उगाता है इसे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली देखो प्राइस ज़्यादा बढ़ गए हैं जीरा के, इसे इंग्लिश में क्यूमिन बोलते हैं, CUMIN क्यूमिन, या जीरा हिंदी में बोलते हैं। ये एक एरोमेटिक सीड है, मतलब सुगंधित बीज है, सुगंध आती है इसमें, आप सब ने खाया ही होगा। भारत में जो भी डिश बनती है या सब्जी बनती है उसमें ये तड़का के लिए, फ्राई करने के लिए यूज किया जाता है, टेस्ट को बढ़ा देता है। और ये जो जीरा है नेटिव है मेडिटेरियन रीजन का, ऐसा माना जाता है। मेडिटेरियन रीजन जो ये आप देख रहे हो यहाँ पे, मेडिटेरियन सी, इस एरिया के आसपास ये नेटिव है, यानी कि यहीं से पहले फर्स्ट टाइम उगाया जाता था यहाँ इस एरियाज़ में। और इस एरिया में कहाँ पे, ये देखो इजिप्ट में, इजिप्ट, और ये यहाँ पे ग्रीस है और इटली, इटली में रोम है वो वाली जगह, रोम, ग्रीस और इजिप्ट, ये जो एरिया है यहाँ का ये नेटिव है। जो इसका ऑयल है, जीरा का ऑयल, जीरा से ऑयल निकाला जाता तेल, और वो एंटी बैक्टीरियल होता है, यानी कि जो बैक्टीरियल डिसीज़ है उनको ठीक करने के लिए ये जीरा ऑयल यूज किया जाता है, मेडिसिन्स बनाने में, दवाइयाँ बनाने में, और कई सारी इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज होता है। क्लाइमेटिक कंडीशन क्या रिक्वायर हैं इसे उगाने के लिए, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है जो दोनों में उग जाता है ये। ट्रॉपिकल को हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, और सब ट्रॉपिकल को बोल देंगे अर्ध उष्ण कटिबंधीय। तो ये जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यहाँ पे ये उगाया जाता है। ट्रॉपिकल देखो जो ये अर्थ है, अर्थ की भूमध्य रेखा है जिसे इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में, इसके 23.5 डिग्री लेटीट्यूड पे ये वाला रीजन, इसके बीच में 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में, इसके बीच वाले रीजन को बोलेंगे ट्रॉपिकल। और इससे 23.5 से दोनों तरफ, नॉर्थ की तरफ भी 35 डिग्री तक और साउथ की तरफ भी 35 डिग्री तक, इसे बोल देंगे सब ट्रॉपिकल रीजन। तो ये अपना इंडिया भी देखो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में उगाया जाता है।
और सभी तरह की जो सॉइल है उसमें ये उग सकता है, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबली जो सॉइल है मतलब सबसे अच्छा जिसमें उग सकता है वो है वेल ड्रेन्ड सैंडी लोमी सॉइल। ये देखो जिसमें गेहूं उगता है ना जैसी मिट्टी में, ऐसी वेल ड्रेन्ड मतलब उसमें पानी रुका हुआ नहीं होना चाहिए, पानी निकल जाए उसमें से या सोख ले, वो थोड़ा सूखा रहे फिर वो, ऐसी सॉइल चाहिए। और हाईली वेदर सेंसिटिव क्रॉप होती है ये, क्योंकि इसके लिए मॉडरेटली कूल और ड्राई क्लाइमेट चाहिए, क्योंकि विदाउट एनी ह्यूमिडिटी, कोई आर्द्रता नहीं होनी चाहिए, मॉइस्चर। जैसे देखो अभी जो ये पीरियड चल रहा है जून से लेके सितंबर तक, इस टाइम पे जुलाई अगस्त में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है बारिश की वजह से एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से देखो बॉडी में भी चिपचिपापन महसूस होता है। तो इस तरह की ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये रबी क्रॉप है जीरा। रबी क्रॉप बोलते हैं जो अक्टूबर से लेके मार्च तक उगाए जाने वाली फसलें हैं उनको, तो ये सर्दियों में उगाई जाती है इंडिया में, रबी क्रॉप है। मेनली गुजरात और राजस्थान में उगाई जाती है, और भी प्लेस में उगाई जाती है लेकिन मेनली गुजरात और राजस्थान में उगाई जाती है। अक्टूबर नवंबर में इसका बीज लगाया जाता है, और हार्वेस्ट यानी कि कटाई कब की जाती है, फरवरी और मार्च में। मेजर प्रोड्यूसर कौन है जीरा का वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। जितना भी पूरे वर्ल्ड में जीरा होता है उसका देखो 70% ये इंडिया उगाता है, उसके बाद सीरिया, टर्की, यूएई और ईरान उगाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल लाइव एबिलिटी इंडेक्स 2023। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, और जीएस पेपर 1 के लिए भी, 2 के लिए भी और 3 के लिए भी, और एसए के लिए भी ये यूज की जा सकती है इसकी इंडेक्स की रैंकिंग। देखो इसमें सिटी है ना, सिटी की रैंकिंग दी जाती है कि कौन सी सिटी रहने के लिए अच्छी है पूरे वर्ल्ड में। कौन निकालता है इस इंडेक्स को, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ये एक रिसर्च ग्रुप है, इंग्लैंड में लंदन में इकोनॉमिस्ट ग्रुप है, उसी के अंदर ये एक रिसर्च ग्रुप है, रिसर्च करता रहता है ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसी ने ये इंडेक्स जारी की है 2023 की। इसमें देखो ये बताया जाता है कि सिटी में अगर कोई लोग रह रहे हैं तो उनको क्या क्या चुनौतियां फेस करने को मिलती हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं। 173 सिटीज़ को वर्ल्ड वाइड इसने असेसमेंट किया है। इसमें देखो 5 मैट्रिक्स हैं, 5 पैरामीटर जिनके आधार पे ये निकाली जाती है इंडेक्स। देखा जाता है उस सिटी में हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, मतलब हॉस्पिटल है या नहीं है, कल्चर कैसा है उस सिटी का, इन्वायरमेंट वहाँ का कैसा है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, स्टेबिलिटी कैसी है। ऐसा तो नहीं हो वहाँ पे दंगे बरसात होते रहते हों, हिंसा वायलेंस होती रहती हो, आपस में लड़ाई झगड़े, ये सब कुछ देखा जाता है। ये जो रैंकिंग दी जाती है एक तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ बताती है उस सिटी में क्या क्वालिटी है जीवन की। इसमें देखो टॉप रैंकिंग आई है वियना, ऑस्ट्रिया जो कंट्री है यूरोप में, उसकी कैपिटल है वियना। ये सबसे अच्छी रहने के लिए सिटी है पूरे वर्ल्ड में इस इंडेक्स के हिसाब से। दूसरा डेनमार्क की कोपनहेगन, मेलबोर्न और सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। सबसे ख़राब सिटी है अल्जीर्स, अल्जीरिया में है ये। ट्रिपोली या त्रिपोली ये है लीबिया में। डमस्कस ये है सीरिया में। ये सिटी आप याद कर सकते हो। देखो जो ये अल्जीर्स, अल्जीरिया, ये देखो यहाँ पे देख सकते हो आप अल्जीरिया, ये वाली अफ्रीकन कंट्री है, इसकी बात कर रहे हैं, अल्जीरिया में अल्जीर्स। और ये वाली जो डमस्कस है आपकी सीरिया में है, यहाँ पे ये सीरिया आप कंट्री देख रहे हो, डमस्कस है। और जो ये त्रिपोली है ये लीबिया में, ये भी अफ्रीकन कंट्री है, ये आप देख रहे हो जो वॉयलेट कलर, ये लीबिया में है त्रिपोली। ये तीन जो मतलब 3 कंट्री में जो सिटी हैं वो सबसे ख़राब रैंकिंग लेके आई हैं। एशिया में देखो जापान की जो ओसाका सिटी है वो नंबर 10 पे आई है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया लाइकली टू जॉइन आर्टेमिस अकॉर्ड। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेंस में। देखो इंडिया जो नासा का आर्टेमिस अकॉर्ड है इसको ज्वाइन करने जा रहा है। अभी आपको पता है हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस की विजिट पे गए, स्टेट विजिट पे, तो वहाँ पे ये अनाउंस किया है कि इंडिया इसे ज्वाइन करने वाला है आर्टेमिस अकॉर्ड को। तो हमें इसमें ये जानना है कि ये आर्टेमिस अकॉर्ड है क्या और इसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं, क्या इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए। अभी रिसेंटली देखो आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन करने वाला है, ये वाइट हाउस ने अनाउंसमेंट किया है। वाइट हाउस देखो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट का रेजिडेंस है उसको बोलते हैं वाइट हाउस, तो वहाँ से ये अनाउंसमेंट आई है। नासा और इसरो
ये देखो 2024 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए जॉइंट मिशन के लिए भी एग्रीमेंट किया है इन्होंने। नासा आपको पता है क्या है, और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस में रिसर्च करती रहती है, सैटेलाइट वगैरह भेजती है स्पेस में, आसमान में। और नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे इसरो हमारे इंडिया की स्पेस एजेंसी है, ऐसे अमेरिका की नासा है। इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया 2024 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये एक मिशन लॉन्च करेंगे। तो अब जानते हैं पहले आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है। ये समझ लो, ये गाइडलाइंस है, ये रूल्स रेगुलेशन है। किसके लिए? कि स्पेस एक्सप्लोरेशन किस तरह से करेंगे। स्पेस एक्सप्लोरेशन का मतलब आसमान में, स्पेस में कोई सैटेलाइट भेज रहा है या कोई मिशन भेज रहा है, स्पेस क्राफ्ट भेज रहा है या कोई रिसर्च कर रहा है, तो उसके लिए ये आर्टेमिस अकॉर्ड में जो कंट्री साइन करेंगी उसके लिए कोऑपरेशन करेंगे, सहयोग करेंगे। और स्पेशली मून और मार्स के लिए, मून चंद्रमा और मार्स मंगल ग्रह में जो कोई भी मिशन भेजेगा उसके लिए एक दूसरी कंट्री कोऑपरेट करेंगी स्पेस एक्सप्लोरेशन में। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है खोजना कोई चीज़। 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स ने ये आर्टेमिस अकॉर्ड बनाया था, और कई सारे और भी कंट्री हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस आर्टेमिस अकॉर्ड में, और इंडिया भी अब पार्टिसिपेट करने वाला है। तो इसका मेन मकसद सिर्फ यही है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन करें तो उसको पीसफुल मैनर में करें और ट्रांसपेरेंट तरीके से, मतलब पारदर्शिता हो। कोई कंट्री अगर कोई मान लो स्पेस में एयरक्राफ्ट भेजने वाला है, सैटेलाइट भेजने वाला है, कुछ एक्सप्लोरेशन करने वाला है, चंद्रमा पे या मार्स पे, मंगल ग्रह पे कोई स्पेस क्राफ्ट भेजने वाला है, तो उसके बारे में बताए सारी कंट्रीज़ को कि हम ये भेजने वाले हैं, ये मिशन कर रहे हैं, और पीसफुल तरीके से। ऐसा ना हो वहाँ पे कोई मिलिट्री वगैरह या इसका यूज हो, पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से। तो आर्टेमिस प्रोग्राम है एक नासा का, उसके अंदर ही ये आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया गया है। आर्टेमिस प्रोग्राम क्या है? देखो, आर्टेमिस प्रोग्राम नासा का एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू चंद्रमा पे, मून पे ह्यूमन भेजा जाएगा। फर्स्ट टाइम वूमन भेजी जाएगी चंद्रमा पे नासा के द्वारा। और देखो, आर्टेमिस एक प्रोग्राम है, मिशन है, और आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है? एक गाइडलाइंस है, रूल्स रेगुलेशन है। दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नासा देखो 2025 तक इस प्रोग्राम के अंदर ये फर्स्ट वूमन और फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर भेज देगा। कहाँ पे? मून पे, चंद्रमा पे। और देखो, नासा ने पहली बार 20 जुलाई 1969 में पहली बार नासा ने ही भेजा था आदमी, अमेरिका ने। कहाँ पे? मून पे, चंद्रमा पे। और पहला आदमी कौन था चंद्रमा पे जाने वाला? आपको पता ही होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कदम रखा था चंद्रमा पे। कब? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 20 जुलाई 1969। और जो मिशन भेजा था नासा ने, उसका नाम क्या था? उसका नाम था अपोलो 11। अपोलो 11 नाम था जो मिशन भेजा था जिसमें ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। तो नासा पहली महिला को भी भेजने वाले हैं। और आर्टेमिस जो अकॉर्ड है, ये देखो, जो आउटर स्पेस ट्रीटी है 1967 की, आउटर स्पेस ट्रीटी एक साइन हुई थी जिसमें ये नियम थे कि अगर कोई आउटर स्पेस को यूज करेगा, मतलब 640 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर एटमॉस्फेयर में कोई भी स्पेस को यूज करेगा, वो पीसफुल तरीके से करे। तो जो ये ट्रीटी संधि साइन हुई थी उसी को ही कंप्लाई करता है, उसके रूल्स रेगुलेशन पे ही बेस्ड है आर्टेमिस अकॉर्ड, जो ये यूएसए ने 2020 में लेके आया है। लीगल नेचर क्या है आर्टेमिस अकॉर्ड का? देखो, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। ऐसी स्टेटमेंट देके प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि आर्टेमिस अकॉर्ड लीगली बाइंडिंग है या नहीं है, तो आपको याद रखना है ये बाध्यकारी नहीं है, नॉट लीगली बाइंडिंग। और जो ये फ्रेमवर्क है एक दूसरी कंट्री को कोऑपरेशन यानी कि इंक्रीज करता है, एक दूसरी कंट्री में सहयोग बढ़ाता है लूनर एक्सप्लोरेशन में, यानी कि मून पे, चंद्रमा पे कोई एक्सप्लोरेशन करता है तो उसके लिए कोऑपरेशन बढ़ाएगा आर्टेमिस अकॉर्ड। मई 2023 तक इसमें देखो 25 कंट्रीज इसके सिग्नेटरी हैं। ये 25 कंट्रीज ने साइन कर दिया आर्टेमिस अकॉर्ड पे, जिसमें यूएस, यूके, जापान, इटली, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कोलंबिया, कज़ाक रिपब्लिक, फ्रांस, इजराइल, लग्जमबर्ग, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, स्पेन, नाइजीरिया, पोलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया,
रोमानिया, रवांडा, सऊदी अरबिया, सिंगापुर, यूक्रेन, यूएई। ये जो 25 कंट्रीज़ हैं इन्होंने साइन कर दिया है। ये याद रखना, देखो सारे कंट्रीज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना याद रखो कि इसमें लगभग सारे कॉन्टिनेंट से, सारे महाद्वीप से कंट्रीज़ ने साइन किया है। अफ्रीका से भी, यूरोप से भी, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, सब ने साइन किया है इसमें। लेकिन रसिया और चाइना अभी नहीं है, ये आपको याद रखना है। इंडिया इसको ज्वाइन करने वाला है, अनाउंस कर दिया है। आर्टेमिस अकॉर्ड्स के क्या प्रिंसिपल है, सिद्धांत क्या है, किन सिद्धांत पे ये काम करेगा आर्टेमिस अकॉर्ड, यानी कि जो इसके रूल्स रेगुलेशन इसमें क्या हैं। पहला, पीसफुल पर्पसेस, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। स्पेस का जो यूज किया जाएगा, स्पेस में कोई भी एक्टिविटी होंगी वो पीसफुल पर्पसेस के आधार पे होंगी, मतलब शांतिपूर्वक उद्देश्य होगा उनका। और इंटरनेशनल लॉज हैं जो, उनको माना जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है, कानून है, उनको माना जाएगा। इस तरह से स्पेस में कोई मिशन भेजेगा कोई भी कंट्री। ट्रांसपेरेंसी आएगी इससे, मतलब कोई भी कंट्री कुछ स्पेस में एक्सप्लोरेशन कर रहा है वो बताएगा, पारदर्शिता लाएगा, ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करेगा। इंटर ऑपरेबिलिटी, अगर कोई दूसरी कंट्री को मान लो एक्सप्लोरेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मान लो कहीं से लॉन्च करना है और लॉन्च, मान लो कहीं पे लॉन्चिंग स्टेशन है, दूसरे कंट्री का लॉन्चिंग स्टेशन यूज करना है उसे, दूसरी कंट्री को, तो उसका स्टेशन यूज किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब इंटर ऑपरेबिलिटी आएगी। इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब एक दूसरी कंट्री को कोई भी मान लो कम्युनिकेशन सिस्टम में, स्ट्रक्चर में, पावर सिस्टम में, फ्यूल स्टोरेज में कोई भी कोऑपरेशन चाहिए तो एक दूसरी कंट्री सहायता करेंगी। इमरजेंसी असिस्टेंस, मान लो किसी कंट्री ने स्पेस में कोई एस्ट्रोनॉट भेज दिया, कोई वैज्ञानिक भेज दिया, एस्ट्रोनॉट्स, उसको ज़रूरत है आउटर स्पेस में कोई टेक्नोलॉजी की और किसी कंट्री के पास नहीं है, तो दूसरी कंट्री उसको इमरजेंसी असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, आपातकालीन स्थिति में सहायता करेगी। असिस्टेंस का मतलब सहायता। स्पेस ऑब्जेक्ट का रजिस्ट्रेशन, कोई भी स्पेस ऑब्जेक्ट भेजा जाएगा तो रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन के अंदर उसको रजिस्टर किया जाएगा। प्रिजर्व हेरिटेज, जो भी मान लो लैंडिंग साइट है या आर्टिफैक्ट है, कहीं से भी मान लो कहीं पे लैंड कराना है तो उसको एक तरह से प्रिजर्व किया जाएगा। स्पेस रिसोर्सेज, मान लो कोई कंट्री भेजेगी कहीं पे मिशन, मून पे, मार्स पे, या किसी कॉमेट्स पे, या एस्ट्रॉयड, क्षुद्र ग्रह, इन पे भेजेगी कोई भी मिशन, तो ऐसा नहीं है वहाँ के रिसोर्सेज को आप एक्सप्लॉइट करो, शोषण करो, मतलब वहाँ पे रिसोर्सेज का आप मान लो डिस्ट्रॉय कर दो, ऐसा नहीं होगा। तो इन रिसोर्सेज को भी ऐसा नहीं है आप अपनी मर्जी से एक्सट्रैक्ट कर सकोगे, यूटिलाइज कर सकोगे, ऐसा करोगे कि वो एक तरह से उनका कोई नुकसान ना हो। ऑनरशिप क्लेम, देखो ऑनरशिप क्लेम किसी भी कंट्री का नहीं होगा किसी भी स्पेस ऑब्जेक्ट पे, मान लो चंद्रमा पे या कहीं पे, ये कोई किसी की भी मालिकाना हक नहीं कोई क्लेम करेगा आर्टेमिस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग। डी कन्फ्लिक्शन ऑफ एक्टिविटीज़, कोई भी कंट्री मान लो मून पे एक्सप्लोरेशन कर रही है तो वो सेफ्टी जोन बनाएगा, एस्टेब्लिश करेगा कि मान लो कोई उसका हार्मफुल इंटरफेरेंस ना कर सके, इसको बचाने के लिए सेफ्टी जोन बना देगा। ऑर्बिटल डेब्रिस, कोई मान लो कंट्री मिशन भेजेगा मून पे या कहीं पे भी, चंद्रमा पे या मार्स पे, मंगल ग्रह पे, तो वो मान लो उससे जो स्पेस डेब्रिस निकलता है, डेब्रिस का मतलब कचरा, जैसे स्पेस क्राफ्ट रॉकेट से लॉन्च किया, वो स्पेस क्राफ्ट मून पे चला गया, जो ये रॉकेट है ये आसमान में स्पेस में घूम रहा है, तो ये देखो टूट जाएगा घर्षण की वजह से, और ये टूटने के बाद स्पेस में घूमता रहेगा। तो ऐसा नहीं है कोई कंट्री इसे छोड़ेगा, कोई टेक्नोलॉजी का यूज करके स्पेस में जो डेब्रिस है उसको वापस लेकर आएगा अर्थ पे या डिस्पोज करेगा कैसे भी। तो इंडिया इसको ज्वाइन करने वाला है। इंडिया ज्वाइन करने वाला, तो इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, देखो इंडिया के लिए क्या क्या फ़ायदे होंगे। इंडिया देखो चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने वाला है, तो इसके लिए इंडिया को कोई टेक्नोलॉजी चाहिए या कोई नॉलेज चाहिए, तो इसकी शेयरिंग करेगा नासा इंडिया को। दूसरा है ये देखो और भी न्यू अकॉर्ड हैं जो शेयरिंग करेंगे एक दूसरी कंट्री के बीच में, जैसे इंडिया और यूएसए के बीच में, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इंडिया और यूएस ने ये एग्री किया है कि इंडियन एस्ट्रोनॉट भेजने वाला है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, ये देखो यूएस और कई सारी कंट्रीज़ ने मिलके लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस क्राफ्ट भेजा हुआ है। ये स्पेस क्राफ्ट है जो ये स्पेस क्राफ्ट स्पेस में घूम रहा है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यहाँ पे क्या है, वैज्ञानिक जाते हैं स्पेस में, जो वैज्ञानिक जाते हैं उन्हें बोलते हैं एस्ट्रोनॉट्स। एस्ट्रोनॉट जाते हैं और यहाँ पे रिसर्च करते रहते हैं, तो ये स्पेस में घूम रहा है।
400 किलोमीटर ऊंचाई पे अर्थ पे। तो यहाँ पे इंडियन एस्ट्रोनॉट भेजने वाला है, इंडिया अपने एस्ट्रोनॉट भेजने वाला है, तो इसमें यूएस सहायता करेगा इंडिया की, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर की जाएगी इंडिया और यूएस के बीच में। इंडिया देखो गगनयान मिशन भी लॉन्च करने वाला है। गगनयान मिशन में क्या है कि इंडिया अपने कुछ एस्ट्रोनॉट भेजने वाला है स्पेस में, आसमान में। वो कुछ दिन रह के आएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। इनके लिए देखो अभी रसिया ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन इस आर्टेमिस अकॉर्ड के बाद यूएस और इंडिया की भी कोऑपरेशन हो सकेगी। इसमें ज़्यादा ट्रेनिंग, डिज़ाइन, फैसिलिटी एक्सेट्रा यूएसए से, नासा से मिल सकेंगी इंडिया को गगनयान मिशन के लिए। इंडिया देखो आर्टेमिस 2 प्रोग्राम से भी मेजर रेसिपिएंट है इन्फॉर्मेशन का, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है आर्टेमिस 2 प्रोग्राम से इंडिया को, नासा प्रोवाइड करता है। नासा देखो अपना 2025 तक आर्टेमिस 2 प्रोग्राम नेक्स्ट ईयर तक, यानी कि 2025 तक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर 2024 या 25 तक नासा क्या है अपना फर्स्ट क्रू 4 एस्ट्रोनॉट का लॉन्च करेगा, जिसमें वो पहली महिला स्पेस में भेजेगा 2024-25 तक। ये देखो एग्रीमेंट साइन किया है और इंडिया इसका मेजर रेसिपिएंट होगा। इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी इंडिया को यूएसए के द्वारा, नासा के द्वारा। और क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए? काउंटर टू चाइना। देखो आप सबको पता है चाइना एक उभरती पावर है, इमर्जिंग पावर है, और चाइना स्पेस में भी इमर्जिंग पावर होता जा रहा है, स्पेस में अपना दबदबा बना रहा है, क्योंकि चाइना ने अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी लॉन्च कर दिया है। जैसा यूएस रसिया ने लॉन्च किया हुआ है, ऐसा अपना स्पेस स्टेशन जिसका नाम है तियांगोंग। तो इस पे ऑलरेडी रिसर्च कर रहा है और भेज चुका है यहाँ पे, और चाइना के जो एस्ट्रोनॉट है वो यहाँ पे जाके तियांगोंग पे रिसर्च कर रहे हैं। और चाइना मून पे देखो अपना मिशन भेज चुका है पहले, और भी 2030 से पहले पहले मून पे मिशन भेजने वाला है। तो चाइना जो स्पेस में एक इमर्जिंग पावर होती जा रही है, बिग प्लेयर होता जा रहा है, तो इसको भी काउंटर करने के लिए इंडिया नासा का साथ ले रहा है, कोऑपरेट कर रहा है यूएसए के साथ, ताकि इंडिया को इन्फॉर्मेशन मिल सके, नॉलेज मिल सके, टेक्नोलॉजी मिल सके। इंडिया और यूएसए के बीच में और भी कई फील्ड में साइंटिफिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट हैं। कौन कौन से फील्ड में, कौन कौन से मतलब साइंटिफिक एग्रीमेंट है इंडिया और यूएसए के? एक है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कोऑपरेशन। इसमें देखो नासा और इसरो दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके थ्रू एक निसार प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है, नासा और इसरो का। एन का मतलब नासा, आई का मतलब है इसरो, SAR का सिंथेटिक अपर्चर रेडार। तो इसमें नासा और इसरो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडिया और यूएसए ने सेमीकंडक्टर पे भी कोऑपरेशन किया है। यूएसए की जो कंपनी है माइक्रोन टेक्नोलॉजी, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगी, और इंडिया का जो इंडियन नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन है इसको सपोर्ट करेगी। हमारे इंडिया में जो माइक्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी है अमेरिका की, वो $800 मिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी, और यहाँ इंडिया में सेमीकंडक्टर बनाए जाएंगे। सेमीकंडक्टर आप जानते हो, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इसको। क्रिटिकल मिनरल और मिनरल सिक्योरिटी क्या है? देखो इसमें भी यूएसए और इंडिया का कोऑपरेशन हुआ है, अनाउंसमेंट किया है यूएसए ने कि इंडिया को मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का मेंबर बनने के लिए सपोर्ट करेगा यूएस। इसमें देखो यूएस क्या है, इस मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई करता है। जो भी कंट्री इसके पार्टनरशिप में आते हैं, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में क्रिटिकल मिनरल सप्लाई करता है। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? खनिज पदार्थ ऐसे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रेयरली कहीं पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो एडवांस कंप्यूटिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस में भी यूएस और इंडिया कोऑपरेट कर रहे हैं। इसमें देखो क्वांटम में कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाया है इंडिया यूएसए ने जॉइंटली, और इंडस्ट्रीज, अकेडमिया और गवर्नमेंट दोनों, मतलब तीनों ये पार्टिसिपेट करेंगे तीनों लेवल पे। मतलब इंडस्ट्री कंपनी पे भी, कोई अकेडमी है, ऑर्गेनाइजेशन है, या गवर्नमेंट के लेवल पे भी पार्टिसिपेट करेंगे इंडिया और यूएस। इसमें देखो एडवांस वायरलेस, क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें पार्टिसिपेट किया जाएगा। और भी कई सारी एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैं जिसमें यूएस और अमेरिका, मतलब अमेरिका और इंडिया दोनों मिलके काम कर रहे हैं। कौन कौन सी? एक है 5G और 6G टेक्नोलॉजी, और है ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क। इनमें भी इंडिया और यूएस मिलके काम कर रहे हैं 5G और 6G टेक्नोलॉजी के लिए। तो
तो यही था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटिंग वेस्ट वाटर। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए। देखो NIT है एक, नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, कहाँ पे, वारंगल, आंध्र प्रदेश में। इसने देखो एक नई टेक्नोलॉजी बनाई है इम्प्रिंट के साथ। इम्प्रिंट देखो एक, ये समझ लो एक प्रोग्राम है इम्प्रिंट, इसके बारे में लास्ट में जानेंगे। इम्प्रिंट जो प्रोग्राम है, इसके साथ मिलके NIT वारंगल ने, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इस इंस्टीट्यूट ने इम्प्रिंट के साथ मिलके एक लो कॉस्ट और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी बनाई है। किसके लिए? वेस्ट वाटर के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। देखो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल का मतलब कपड़ा, मतलब जो ऐसी इंडस्ट्री है जो कपड़ा बनाती है, वहाँ पे देखो जो कपड़ा बनाती हैं उसमें क्या है, कपड़ा बनाने के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे केमिकल यूज होते हैं, वाटर यूज होता है। वाटर जब वो केमिकल यूज होगा तो वो वेस्ट वाटर बाहर बहा दिया जाता है, उसकी वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। तो ये वेस्ट वाटर को ट्रीट करेगा, मतलब इसको साफ़ करेगा वेस्ट वाटर को, ये टेक्नोलॉजी जो बनाई है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है कौन कौन से मेथड यूज़ करेगा? 3 मेथड यूज करेगा, बायो सर्फेक्टेंट, कैविटेशन, मेम्ब्रेन प्रोसेस। पहले इन मेथड के बारे में जानते हैं, फिर इसके बारे में जानेंगे टेक्नोलॉजी से वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जा रहा है, कहाँ पे यूज हो सकता है। बायो सर्फेक्टेंट का मतलब ये है, देखो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाएगा। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? जो ख़राब पानी है उसको साफ़ करेंगे। इसमें से जो इम्प्योरिटी है, जो इसमें बेकार चीज़ें हैं पानी में, उनको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा जाएंगे, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी, और पानी थोड़ा साफ़ हो जाएगा, इससे डाई वगैरह रिमूव हो जाएगी। कैविटेशन प्रोसेस ऐसा है कि पानी होता है जो उसमें प्रेशर गुजारा जाता है, कभी कम कभी ज़्यादा, इस तरह से वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है, मतलब साफ़ किया जाता है। मेम्ब्रेन प्रोसेसेस, इसमें क्या, एक मेम्ब्रेन लगा दी जाती है बीच में, ये वेस्ट वाटर है, यहाँ पे मेम्ब्रेन लगा दी है, ये समझ लो एक कर्टेन पर्दा। अब ये फिल्टर करेगा पानी को, साफ पानी इधर आ जाएगा, जो एफ्लुएंट है, जो कचरा है वो इधर रह जाएगा, इस तरह से क्लीन किया जाता है वाटर को। इसका यूसेज कहाँ होगा पानी का, जो वेस्ट वाटर ट्रीट किया गया है, साफ़ किया गया है? इसका देखो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, पानी लगाने के लिए, खेतों में सिंचाई करने के लिए यूज हो सकता है। क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज हो सकता है, बर्तन धोने के लिए या फिर कपड़े धोने के लिए, इस तरह से यूज हो सकता है इसका घरों में। और जो टेक्नोलॉजी है ये देखो टेक्सटाइल एफ्लुएंट का एक तरह से सस्टेनेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट भी हो सकता है वेस्ट वाटर का, और पानी से, जो इस ख़राब पानी से इन्वायरमेंट को नुकसान होता है वो भी नहीं होगा इस पानी से। तो यही था इस टेक्नोलॉजी के बारे में। अब जान लेते हैं इम्प्रिंट के बारे में, जिसके साथ मिलके NIT वारंगल ने ये टेक्नोलॉजी बनाई है। इम्प्रिंट का मतलब है इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडिया। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है, किस किस का? IIT और IISc का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का। 2015 में लॉन्च किया था। इसका टारगेट ये था कि इंडिया में रिसर्च और इनोवेशन को बूस्ट करना है, बढ़ाना है। रिसर्च का मतलब खोज करना, कोई नई चीज़ आविष्कार करना या खोज करना, कोई नई मान लो प्रोडक्ट बना दिया, कोई नई टेक्नोलॉजी बना दी, रिसर्च करना। इनोवेशन का मतलब है उस जो रिसर्च किया है, इनोवेशन किया है, उसका यूज करना, उसके एप्लीकेशन क्या प्रयोग होंगे लाइफ में। तो ये टेक्नोलॉजी डोमेन में रिसर्च इनोवेशन को बूस्ट करता है इम्पैक्ट। किस किस क्षेत्र में? हेल्थ केयर सिस्टम में, एनर्जी के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। तो फॉरेन टेक्नोलॉजी पे जो इंडिया की डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, उसको रिड्यूस करता है इम्प्रिंट जो इनिशिएटिव है, कि हमारे इंडिया में ही ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की जाए और उनकी इनोवेशन की जाए। ये इम्प्रिंट जो इनिशिएटिव है इस पे फोकस करता है। तो ये प्रोसेस क्या है, इसमें देखो फंडिंग दी जाती है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी चैलेंजेस से निपटने के लिए। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये इम्प्रिंट? HRD मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसका अभी नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय के अंदर आता है ये इम्प्रिंट जो इनिशिएटिव है। तो यही टॉपिक थे आज के। एक देखो राता पानी, इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है, RATAPANI। एक राता पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हिंदी में बोलते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। ये जंगल है, जंगल में बहुत जंगली जानवर रहते हैं, उसको डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो राता पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये देखो MP में, मध्य प्रदेश की 2 डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, रायसेन और सीहोर। रायसेन और सीहोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये MP की राता पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यही टॉपिक थे आज के।